Hello guys, what's up? So today we will be continuing with our ongoing series of WPT और उसमें आज हम कवर करेंगे एरिस्टोटल के कुछ थॉट्स, उसकी कुछ थ्योरीज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद हम एरिस्टोटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो एरिस्टोटल थे वो आपको सभी को पता है कि वो जो स्टूडेंट थे प्लेटो के, और प्लेटो की थ्योरीज़ हमने काफ़ी डिस्कस की हैं एंड होप यू ऑल गाइज आर रिवाइजिंग दीज लेक्चर्स। ठीक है, दोज लेक्चर्स। ठीक है, फिर एरिस्टोटल जो रिगार्ड करते हैं, यूज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल साइंस फादर। ठीक है, और प्लेटो को आप लोग सभी जानते हैं कि फ़िलासफ़ी के लिए, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिए वो जो फादर हैं वो रिगार्ड करते हैं। ठीक है, एंड कंपेयर टू प्लेटो, जो एरिस्टोटल हैं वो प्रैग्मेटिक थिंकर माने जाते हैं एंड ही इज़ अ पॉलीमेथ। तो दोनों का मतलब बता देता हूँ मैं। पॉलीमेथ होते हैं कि जो कि किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड ना होना, बल्कि वेरियस डिसिप्लिन्स में कमांड होना। जैसे कि अगर मैं मानो आपको कहूँ कि मतलब रेंज ऑफ नॉलेज है उनके पास इन मैनी डिसिप्लिन्स। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी मैथ्स में, जूलॉजी में, मेटाफिज़िक्स में, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सभी में उसका उनका काम दिखता है हम लोगों को। थ्योरीज आती हैं उनकी। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उन्होंने दिया है। ठीक है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमैथ। प्रैग्मेटिक थिंकर, जैसे हमने जो प्लेटो का देखा था, तो ही इज़ आइडियलिस्ट थे वो। मतलब एक हमने थ्योरी भी डिस्कस की थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो उसमें वो बताते हैं कैसे कि स्टेट कैसे आता है, कैसे एक फिलोसफर किंग यानी कि मतलब एक आइडिया इमर्ज होता है। तो ठीक है, तो ऑल टुगेदर जो एरिस्टोटल हैं वो प्रैग्मेटिक थिंकर हैं। वो इज़ अ प्रैक्टिकल मैन, ही इज़ नॉट फिलोसफाइजिंग द थिंग्स कि भाई ऐसे आएगा कुछ, मतलब ऊपर से आसमान से कुछ टपकेगा। मतलब वो आइडियलिज्म नहीं वो करेंगे। वो प्रैग्मेटिक थ्योरी, प्रैक्टिकल के ऊपर, उनकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उसके ऊपर वो अपनी थ्योरीज़ को डिस्कवर और देंगे हमें। ठीक है, मैथडोलॉजी क्या होती है एरिस्टोटल की? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। डिडक्टिव होते हैं कि यू हैव जनरलाइज, और सबसे पहले जनरलाइज करोगे आप अपनी थ्योरी को, उसके बाद फिर स्पेकुलेशंस पे वर्क करोगे, फिर अपनी थ्योरी को देखोगे और उसे फिर अप्लाई करोगे। बट इफ़ वी लुक एट इंडक्टिव अप्रोच, तो उसमें पर्टिकुलर टू जनरलाइज करते हो आप थ्योरी को। उसमें आप जो चीज़ों को लेते हो और फिर उसके बाद उसे ऑब्ज़र्व करते हो, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर अपनी एक जनरलाइज थ्योरी देते हो। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। एंड टीलियोलॉजिकल भी है एरिस्टोटल, हम आगे देखेंगे कि ऐसे टीलियोलॉजिकल हैं। बट इसका मतलब ये होता है कि यू हैव प्री डिफाइंड योर गोल। जैसे कि हमने प्लेटो में भी देखा था कि इन्होंने एक जो फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन है उसको पहले से ही सोच लिया था कि भाई मुझे एक आइडियल स्टेट बनाना है, और जिसको मुझे इस तरीके से, मतलब एक, ना कि सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया यहाँ पे। आइडियल स्टेट को उन्होंने एक प्री डिफाइंड नोशन बनाया था कि भाई मेरे को इसी के ऊपर काम करना है। और वो एक मीन्स लेके आते हैं थ्योरी ऑफ स्कीम, थ्योरी ऑफ एजुकेशन की स्कीम से, कि जिससे कि वो फिलोसफर किंग बनाते हैं और उसके थ्रू से वो आइडियल स्टेट बनाते हैं। तो प्री डिफाइंड गोल होता है उनका टीलियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद मेन वर्क कौन कौन से हैं? पॉलिटिक्स होते हैं, और एक वर्क है एरिस्टोटल का बहुत फेमस, जिसमें कि हम वेरियस थ्योरीज भी देखेंगे उनकी। थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं वेरियस थ्योरीज आएंगी, इसी से ही आएंगी। और दूसरा वर्क है उसका निकोमियन एथिक्स, उनका एक वर्क है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसी से ही निकल के आएगी, वो जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो टाइम है स्पेंड किया है एथेंस में। वो एथेंस से बिलोंग नहीं करते थे, बट आपका क्वेश्चन यही है कि वो बॉर्न कहाँ हुए। ठीक है, और उन्होंने कौन सा स्कूल
एथेंस में इस्टेब्लिश किया, तो ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ आइडिया को। जैसे ये आपको पता है कि भाई प्लेटो की थ्योरी में क्या था कि भाई एक ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है? वो आइडिया है। आइडिया किसको आएगा? जिसके पास नॉलेज होगी। नॉलेज किसको होगी? जिसके पास रीज़न होगा। और रीज़न किसके पास होगा? और वो होगा मैन ऑफ गोल्ड। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज़ अ टोटली यूटोपियन कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई किसी एक बंदे को ही ये चीज़ आइडिया का नॉलेज होगा? तो दैट इज़ टोटली रबिश एंड ही क्रिटिसाइज्ड हिम। और उसके बाद फिर वो अपनी खुद की थ्योरी देते हैं इसमें, और बताते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए थी। मतलब थ्योरी नहीं देते बट करेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने टीचर को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नॉलेज को अटेन करने के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू अटेन इट थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस आप जानते ही होंगे, आप विजन करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 सेंसरी वो होते हैं आपके पास, ठीक है। सेंसरी इसमें होता है साइट, हियर, टच, स्मेल, ठीक है। तो ये बेसिकली सभी के पास होता है। तो उसके थ्रू से जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो नॉलेज होगा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। फिर वो बोलते हैं कि जो आप सेंस से ऑब्ज़र्व करते हो उसके ऊपर कुछ आप ओपिनियन बनाते हो, और ओपिनियन को जब आप बनाओगे अपने दिमाग में तो उसको आप रैशनल इंटरप्रिटेशन करोगे, या कि यार कि ये सही है कि गलत है जो मैंने सोचा है, देन यू विल अटेन द नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये उनका मानना होता है। इस तरीके से वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो की। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो एरिस्टोटल का जो स्टेट है वो किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी दी है स्टेट को। सबसे पहले स्टेटमेंट है अरिस्टोटल की, मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई विदाउट स्टेट मैन सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको स्टेट की ज़रूरत है, और वो एलिनिएट नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, किसी न किसी तरीके से उसको आदमी चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो दैट इज़ वाई कि मैन बाय नेचर इज़ पॉलिटिकल एनिमल। अब पॉलिटिकल एनिमल में वो क्या करता है? कोऑपरेट करता है, पार्टनरशिप फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एसोसिएशंस ज्वाइन करता है अपने सर्वाइवल के लिए। बेसिकली ये चीज़ हर आदमी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही गिव्स मोर प्रायोरिटी देन टू स्टेट देन इंडिविजुअल। अब हमने जो प्लेटो में भी डिस्कस किया था, सोफिस्ट जो थ्योरी, सोफिस्ट जो थे, हमने देखा था जब थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो की जब उसने अलग अलग लोगों से पूछा था, तो वो एक उसमें नाम भी था कि सोफिस्ट था एक, जिनका नाम था थ्यूसिलाइडस समथिंग। इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग प्लीज़ बेग मी अ पार्डन फॉर दैट, ठीक है। तो थ्यूसिडाइडस करके नाम था, जो कि सोफिस्ट थे। तो वो मानते थे कि भाई इंडिविजुअल इज़ मोर प्रायर देन द स्टेट, ठीक है। तो और बल्कि यहीं पे ऑल टुगेदर अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भैया स्टेट ज़्यादा प्यारा है ना कि इंडिविजुअल, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इस स्टेट ओरिजिनेट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो स्टेट इमर्ज होके आया, वही स्टेट अभी यहाँ पे जो प्लेटो से अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो प्लेटो कहते हैं कि वो ऊपर से आया है, मतलब हम खुद मतलब उसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एरिस्टोटल में वो खुद नेचुरली ही आ जाता है स्टेट, ठीक है। प्लेटो की थ्योरी में हमने देखा था कि वो क्रिएट किया जाता है स्टेट, जिसमें कि वो डिफरेंट डिफरेंट एनालॉजीज से डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से क्या लोग क्या काम करेंगे। बट हम एरिस्टोटल की थ्योरी में देखते हैं कि वो स्टेट जो है वो अपने आप सामने आ जाता है। कैसे सामने आता है? कि जब ह्यूमंस को, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं उनकी, उसको फुलफ़िल करने के लिए स्टेट अपने आप एग्जिस्ट करने लग जाता है। जैसे कि वो 3 तरीके की नीड बताते हैं।
फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर नीड्स। तो प्राइमरी में वो बायोलॉजिकल नीड्स को रखते हैं, जिसका जो कि आप सर्वाइवल के लिए बेसिकली आपको लव चाहिए होता है या फूड चाहिए होता है, आपको केयर चाहिए होती है, तो आपको फैमिली की ज़रूरत है। सेकेंडरी नीड्स चाहिए होती है तो आपको बातचीत करनी है, अब ओपिनियन फॉर्म करने हैं, डिस्कशन करना है, तो आपको विलेज की कम्युनिटी की ज़रूरत है जिसमें आप रहते हो। हायर नीड्स होती हैं जिसमें आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हो, जिसमें कि आप जो है जिसमें कि आप अपने हाईएस्ट पर्पस को फुलफ़िल करते हो। जो आपका पर्पस है लाइफ में आने का, उसको आप परसीव करते हो, आपको फुलफ़िल करते हो। उसके लिए आप अपनी लाइफ का गोल जो है वो आप स्टेट में रह के ही एक्चुअलाइज करते हो। तो ठीक है, और अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो वो स्टेट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। और उसके बाद फिर आता है विलेज और उसके बाद आता है फैमिली। ठीक है, तो स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरिस्टोटल के लिए। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ स्लेवरी देखते हैं हम। तो थ्योरी ऑफ स्लेवरी में वो बोलते हैं कि जो एक्चुअली वो बोलते हैं कि स्लेवरी जो है वो एक यूजुअल फीचर है ग्रीस का। वो मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, मतलब ये क्वाइट नॉर्मल है लोगों के लिए वहाँ पे, और इट्स नॉट एट ऑल बैड। क्योंकि जो ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स हैं उनकी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर वहाँ पे स्लेव्स नहीं होंगे। जो वहाँ पे जो ट्रेड किया जा रहा है, जो वहाँ पे जो इकॉनमी बिल्डअप हो रखा है, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लेव्स ओनली। ठीक है, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नॉर्मल भी है और नेचुरल है। तो स्लेव्स बनते कैसे हैं और स्लेव्स हैं कौन? तो वो एरिस्टोटल बोलते हैं कि दो वो हैं टाइप्स हैं इसके स्लेव्स के, एक नेचुरल हैं और एक बाय सर्कमस्टेंस है। नेचुरल कैसे हैं? जिनके पास स्टार्टिंग से ही रीज़न की कमी है, यानी कि जैसे कि हमने फिलोसोफर किंग में देखा था कि केवल फिलोसोफर किंग के पास रीज़न होगा। यहाँ पे बोलते हैं वो एरिस्टोटल कि कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जिनको सभी के पास रीज़न नहीं होता, वो एक्सेप्ट करते हैं एरिस्टोटल भी। तो ये बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास स्टार्टिंग से ही पैदा हुए हैं और रीज़न की कमी है इन लोगों के अंदर। और सेकंड टाइप के लोग वो बोलते हैं कि बाय सर्कमस्टेंस से। बाय सर्कमस्टेंस से कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद जब मतलब एंशंट में हम बात कर रहे हैं, जब किंगडम्स हुआ करते थे, तो लड़ाई हुई तो फिर जो लोग वहाँ पे फार्मर्स होते थे या बाकी लोग बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए जाते थे, वहाँ पे बंदी बना लिए जाते थे। तो वो उन लोगों के पास रीज़न हो सकती है, एंड दैट इज़ द केस कि बाय सर्कमस्टेंसेस वो स्लेवरी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि उनके अंदर रीज़न डेवलप हो सकता है। ठीक है, बाय बर्थ वाले जो नेचुरल हैं उनके अंदर रीज़न नहीं डेवलप होगा, बट अगर सर्कमस्टेंसेस वाले जो हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाले हैं, अगर वो मास्टर्स के साथ रहेंगे, देन दे विल बिकम अ मास्टर वन डे। ठीक है, फिर उसके बाद मास्टर कौन होगा? मास्टर्स होंगे रीज़न डोमिनेटेड वाले। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कैसे ये मास्टर बने हैं या फिर, ठीक है। और उसके बाद जो स्लेव्स होंगे उनके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है जिससे कि वो काम करवा रहे हैं, और जिससे कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो इकॉनमी है, डेवलपमेंट है, ट्रेड है, वो फुलफ़िल कैसे हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्लेव, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो वो, और यहाँ पे एरिस्टोटल एक चीज़ और बताते हैं कि स्लेवरी ज़रूरी इस वजह से भी है कि जो मास्टर है वो अपना टाइम ख़राब ना करे ख़राब चीज़ों में। जैसे कि फार्मिंग है, अब फार्मिंग मास्टर अगर खुद करेगा तो वही काम अगर वो किसी स्लेव से करवा लेगा तो उसका टाइम बचेगा, और वो उस का टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ कर सकता है किसी और चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो वो स्लेवरी को इसलिए ज़रूरी ठहराता है कि जो अनप्रोडक्टिव काम है
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास कैटल है, यानी कि गाय कोई पालता है या भैंस पालता है, तो वो गाय को चारा खुद मास्टर नहीं देगा, तो ये अनप्रोडक्टिव काम है। जैसे कि फिर वो नहलाने के लिए उसे, या फिर उसको मतलब उनको टाइम पे टाइम खाना डालने के लिए, और उसका उनका चारा खेत से काट के लेके आने के लिए, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड वर्क और प्रोडक्टिव वर्क हैं। तो वो इस वजह से स्लेवरी को ज़रूरी ठहराता है, और वो मानता है कि दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और सर्कमस्टेंसेस। अब वो बोलता है कि कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से एक 3 तरीके की पार्टनरशिप वो डिफ़ाइन करते हैं। एक मास्टरशिप होती है, मैट्रिमोनियल होती है, एक पैटर्नल होती है। मास्टरशिप में वो बोलते हैं कि मास्टरशिप में एक स्लेव होता है, एक मास्टर होता है। मास्टर साहब डेफिनेटली समझ ही सकते हैं कि भाई 2 टाइप के लोग हैं, जिसके एक पास रीज़न है, जिसके पास एक रीज़न नहीं है। ठीक है। अब जो मास्टर है वो डोमिनेट करेगा स्लेव के ऊपर, सेम एज मैट्रिमोनियल में भी मेल डोमिनेट करेगा फीमेल्स के ऊपर। एरिस्टोटल में और प्लेटो में यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि प्लेटो जो है वो फिलोसोफर क्वीन बनाने की अपनी थ्योरी में उसको सपोर्ट करते हैं, बट यहीं पे एरिस्टोटल वो कहते हैं कि वुमेन्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इमोशंस। ठीक है, वो इमोशंस में रहती हैं, दे आर नॉट रैशनल। ठीक है, वो रैशनैलिटी नहीं होती उनके अंदर, और वो इसी वजह से विमेंस को खासकर सिटीज़नशिप भी नहीं देते अपने जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब एक सबऑर्डिनेशन में रखते हैं, जिसके बाद में क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक है, तो मेल सुपीरियर होगा फीमेल्स के ऊपर। फिर पैटर्नल में भी यही है कि जो फादर्स हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर सबऑर्डिनेट वो डोमिनेट करेंगे। ठीक है। और जो ये मास्टर्स हैं उनको जो टाइम जो बचता है उनके पास, जो प्रोडक्टिव वाला, वो प्रोडक्टिव वर्क वो डालेंगे अपना गवर्नेंस में, यानी कि वो लॉज बनाएंगे, यानी कि वो लोग पॉलिसी फ्रेमिंग करेंगे, या फिर इन चीज़ों में अपना वक्त अपना डालेंगे, और जिससे कि बेटरमेंट हो सके स्लेव्स का भी और वहाँ के सिटीजन्स का भी। ठीक है, तो ये चीज़ एरिस्टोटल प्रोपोगेट करता है अपनी थ्योरी से। और वो स्लेव्स को कहते हैं कि वो स्लेवरी इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि वो अपना खुद का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, अपना खुद का गुड नहीं समझते हैं। इस वजह से उन्हें स्लेवरी में रखना ज़रूरी है, ताकि जब वो स्लेवरी में रहेंगे मास्टर के साथ, तब वो अपना खुद का गुड देखने लग जाएंगे, और वो तब अपनी खुद की लाइफ की इम्पोर्टेंस हो जानेंगे कि भैया हाँ। और अगर वो अपने लाइफ की जिससे कि वो रिफॉर्म भी हो रहे हैं बाद में, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं नहीं समझते हैं, बट वो जब वो मास्टर के साथ रहते हैं तो उनको देखते हैं कि किस तरीके का लाइफस्टाइल है, किस तरीके से रीज़न अपना रखना चाहिए लाइफ के प्रति, तो वो उस तरीके से जब वो रखते हैं। कुछ लोग होंगे, वो एरिस्टोटल कहते भी अपनी थ्योरी में कि अगर देयर इज़ अ स्कोप फॉर रिफॉर्म ऑफ स्लेव्स अंडर द इंटेलेक्चुअल कंपनी ऑफ मास्टर्स, तब जब वो जो वर्चू उनके अंदर आएगा, जो इनकलकेट होगा वर्चू उनके अंदर, देन जो स्लेवरी है उनको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अब वर्चू, जो नॉलेज, जो रीज़न है, वो उनके अंदर आ चुका है। ठीक है। मास्टर जो मैंने कि बताया अभी, उसमें एक थी ये भी चीज़ दी गई कि भाई एरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्लेव्स हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और एडवोकेट करते हैं अपनी स्लेवरी में एज इट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशंस एंड नेसेसरी। नेसेसरी मैंने बताया कि ट्रेड में हेल्प हो रहा है। स्लेव्स एज अ लिविंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। एंड स्कोप फॉर रिफॉर्म ऑफ स्लेव्स अंडर इंटेलेक्चुअल कंपनी ऑफ मास्टर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब उनके अंदर वर्च्यू ऑफ नॉलेज, वर्च्यू ऑफ रीज़न, या उनको खुद का अपना गुड पता लगने लग जाएगा, तब जो मास्टर्स हैं उनको फ्री कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ स्लेवरी ऑफ एरिस्टोटल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, and thank you very much, and have an awesome day.